वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी मेज़बान अभी इजाज़ खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर और आज सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के हवाले से। इस मरतबा गर्मी थोड़ी देर से आई, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो गर्मी है उसने मौसम पर अपना मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है और हर चीज़ ही तप रही है, दीवारें तप रही हैं। इतनी शदीद धूप होती है आजकल के बहुत ज़्यादा गर्मी फील होने लग गई है। जो एसी हैं वो फुल स्पीड पर चल चुके हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। और अचानक से ये जो दर्जा हरारत है इसमें इजाफा हुआ है, लोग इससे परेशान हो गए हैं। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर है, वहाँ पर शदीद गर्मी की एक लहर तो हम देख रहे हैं। लेकिन अच्छी पूरी सूरत हाल में ये है कि अनवार जो बारिशों का जो नया सिस्टम है वो अब एंटर होने वाला है लाहौर में, पंजाब में। तो जो लोग गर्मी से और हीट वेव, जो कि महकमा मौसमियात ने बताया कि जो मौजूदा दर्जा हरारत है उसको हीट वेव करार दे दिया गया है और जला देने वाली धूप से शहरियों का भी बुरा हाल है। खास तौर पर सड़कों पर हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक भी मामूल से कम हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है इन तमाम खबरों के आने के बावजूद कि बारिशें एक्सपेक्टेड है। फिर से एक बार जो सिस्टम है बारिशों का वो शुरू होने वाला है, जो कि एक बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें लोड शेडिंग का भी सामना करना पड़ जाता है, बिल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो माहिरीन सेहत जो अभी करंट वेदर चल रहा है उसके मुताबिक हीट वेव से बचने के लिए जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो हमें अपनानी चाहिए। गर्मी के बायस सड़कों पर हम देख रहे हैं जिस तरह से ट्रैफिक कम होती है, तो दरख्वास्त यही है आप सबसे कि अपना ख्याल रखें। खासकर पानी की कमी है, बिल्कुल अपने जिस्म को पानी की कमी से बचाएं, डिहाइड्रेट ना होने दें। आजकल के मौसम में तो फ्रूट्स भी आ रहे हैं, जूसेस, मौसमी फल कहते हैं कि पाकिस्तान के जो मौसमी फल हैं इतनी ज्यादा हैं कि ये भी किसी नेमत से कम नहीं है। बहरहाल तो मौसम की बात हुई और अच्छी खबर भी हमने आपके साथ शेयर की कि बारिशें एक्सपेक्टेड है, अच्छा मौसम खुशगवार होने वाला है। सियासी मौसम पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले टॉप स्टोरीज। लीक्स का जिम्मेदार कौन? जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कमीशन तैयार। 9 मई के फसादात, मुजरिमों को आर्मी एक्ट का सामना, सिविल और अस्करी क़यादत मुत्तफिक। अमरीकी साजिश, अमरीकी दोस्ती, इमरान खान के बदलते बयानात। और गर्मी के मौसम में ठंडे मशरूबात के मज़े भी होंगे आज के शो का हिस्सा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की जानिब से 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की फरमाइश पर भी मुस्बत तासुरात ज़ाहिर ना किए गए। उसके बावजूद इमरान खान 2 रोज़ कबल बिलाखिर ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि मुल्क में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो इन वाक़यात की मज़म्मत ना कर रहा हो। पहले हमने देखा कि खान साहब ने मज़म्मत नहीं की, यही स्टेटमेंट्स उनके सामने आती रहीं। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ 9 मई के जो स्याह वाक़यात का मलबा है वो अभी भी हम देख रहे हैं कि एजेंसियों के लोगों पर ही डाल रहे हैं। लेकिन बंदा आखिर इमरान खान से पूछे कि वो फिर कौन था कि जो फौज पर लफ्जों के जरिए हमले करता था, डर्टी हैरी, मीर जाफर के अल्फाज और फौज मुखालफत भरी बातें, आखिर बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये सारी बातें मौजूद हैं, इससे यूटर्न नहीं लिया जा सकता। खैर, इमरान खान से उनके जो बदलते बयानात हैं उसके बारे में कौन पूछे। खत लहरा कर अमरीका दुश्मनी का एक बयानिया तश्कील दिया और अब अमरीकी कांग्रेस की खातून रुकन को ही अपनी सफाइयां पेश करे। वीकेंड पे इसकी बड़ी चर्चा रही, जो एक लीक सामने आई इमरान खान की मुल्क के अहम इदारे की बुराइयां कर रहे थे, खुद का नाम जिनों पर पड़ गया और जिनों का खुद जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा एहसास करे। लाहौर में वजीर आजम ने अहम इजलास की सदारत की जिसमें उन्होंने कहा कि किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती नहीं होगी और कोई मुल्जिम सजा से नहीं बच सकेगा। फिर दूसरी जानब हमने देखा अनवार के जो ऑडियो लीक्स है उसके मामले पर बिलाखिर कमीशन बना दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने इस 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया है। इस कमीशन के जो सरबराह हैं जस्टिस काजी फायज ईसा होंगे, जबकि बलोचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो इस कमीशन के मेंबर होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए 3 रुकनी जुडिशल कमीशन पर अपने रद्दअमल का इजहार किया और उनका यह कहना है कि बज़ाहिर इस तरह की जुर्रतमंदाना टेपिंग के पीछे वो नासिर हैं जो कि कमांड रखते हैं और यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं उनके इल्म लाए बगैर ये काम करते हैं। उनका यह सवाल था कि ये कौन लोग हैं जो कि कानून से बालातर हैं, ये कौन लोग हैं जो मुल्क के वजीर आज़म के हुक्म से भी बाहर हैं और जो इस तरह की गैर कानूनी निगरानी करते हैं। तो कमीशन को ऐसे अनासिर की निशानदही करने की भी ज़रूरत है कि इस तरह की टेपिंग क्यों होती है। वजीर आज़म हाउस की हमने देखा ऑडियो लीक्स हुई हैं, वजीर आज़म की जो पर्सनल लाइन है वहाँ से ऑडियो लीक्स, इस पर भी बात होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि 9 मई के केसेस के लिए जो नई फौजी अदालतें हैं वो नई बनाई जा रही हैं।
पहले से कानून और अदालतें मौजूद हैं, उन्हीं में मुकदमात चलाए जाएंगे। पंजाब भर में 9 मई और उसके बाद सरकारी और निजी इदारों पर हमलों और जलाओ घेराव पर जो गिरफ्तार मुल्जिमान हैं उनकी तादाद 38 से जायद हो गई है। फिर केपी में भी गिरफ्तारी हुई है, मुल्जिमान की तादाद 1951 तक जा पहुंची है। अच्छा, पूरी जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट नासिर बेग चुगताई साहब मौजूद हैं। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जिस बात की चर्चा रही पूरे वीकेंड, जिसने हलचल मचा रखी, जो ऑडियो टेप ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अवाम को पहले अमरीकी साजिश का बयानिया देते रहे जो बहुत पॉपुलर हुआ, और अब उधर ही अपनी फौज की शिकायतें कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर से बदतर हालात है इन पाकिस्तान, ये क्या था? मदद मांग रहे हैं। हाँ, ये मतलब एक्सपेक्टेड था ये खान साहब से। खान साहब के जो मशहूर यू टर्न्स हैं उनको तो आपको अंदाजा है ना जी, कि वो किसी एक बात पर 5 घंटे भी कायम नहीं रहते। तो वो साइफर था, वो साइफर हुकूमत अमेरिका ने किया था, हुकूमत अमेरिका ने धमकी दी थी, तख्ता उलट दिया गया मेरा। उसके बाद फिर जनरल कमर बहुत अच्छे थे, फिर जनरल कमर ख़राब हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब खराब होते चले गए, और आखिर में नतीजा ये निकला कि आप दरख्वास्तें कर रहे हैं अमेरिका से कि मुझे अपना लो भाई, मैं आपका ही हूँ, मैं आपसे दूर नहीं हूँ। अच्छा, इसमें मेरे लिए एक संगीन जो सूरत हाल है वो ये है कि मजाक की बात नहीं है कि इसमें मुझे सीपैक और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम दो पर जो अमेरिका की पहले से बहुत नजर है जी, वो मजबूत होती नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, खान साहब पे ये इल्जाम कि जब वो आए, तशरीफ लाए, वजीर आज़म बने, तो उन्होंने आकर सीपैक के प्रोग्राम, प्लान और प्रोजेक्ट्स वो स्लो कराए या बंद करा दिए। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट, गवादर के एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट था, वहाँ के हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट था, वेस्टर्न रूट का प्रोजेक्ट था, कराची का ये हमारा सर्कुलर रेलवे का प्रोजेक्ट था, फिर कराची से पेशावर तक रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो वो सब पता नहीं कहाँ गए, खड्डा खाते चले गए वो, अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। तो चाइनीज ने शिकायत भी की। तो मुझे फिर ये लगता है कि अमेरिका इस बात में इंटरेस्टेड है कि ऐसी हुकूमत पाकिस्तान में होनी चाहिए कि जो सीपैक को स्लो डाउन ना कहे और एटमी प्रोग्राम पर कंप्रोमाइज कर सके। ये दोनों खतरनाक बातें हैं। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हालात और वाकयात की बुनियाद पर और जो वाकयाती शहादतें उनकी बुनियाद पर कह रहा हूँ कि ये जो नए ताल्लुकात बन रहे हैं और लगभग के कांग्रेसमैन और कांग्रेस वीमेन आ रहे हैं, उनको पता है कि खान साहब क्या कह चुके हैं अमेरिका के बारे में, वो बेखबर नहीं है, लेकिन वो खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं। खान साहब को खेलने की बहुत आदत है, अमरीकी अब उनसे खेल रहे हैं। जॉन बोल्टन का बयान आया, सबसे पहले जो बयान आता है वो ज़ल्मे खलीलजाद है, जो पाकिस्तान का पक्का दुश्मन है, जिसने इराक के टुकड़े टुकड़े किए, सीरिया में खाना जंगी कराई, सऊदी अरब ईरान में इख्तलाफात पैदा किए, अफगानिस्तान में तबाही फेर दी, और ज़ाहिर पाकिस्तान के खिलाफ है वो, क्योंकि उसने पाकिस्तान के खिलाफ शुमाली इत्तेहाद की हिमायत की थी। खैर, ये हिस्ट्री है, सबको पता है कि वो कौन आदमी है और क्या बातें कर रहा है वो। और उसको तशवीश है इस बात पर कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। कांग्रेस मैन विमेन तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मावराए अदालत कैद किया जा रहा है लोगों को। ये तो छोड़ें आप, मावराए अदालत कैद, ग्वांटानामो बे क्या था, वहाँ किसने कौन से कैदी रखे थे, कौन सा मुकदमा चला था। लेकिन बेग साहब, एक जानिब तो हम देख रहे हैं शिकायतें लगा रहे हैं, उसके साथ साथ अमेरिका से जो सेनेटर्स हैं, अमेरिकी वजीर खारजा से हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात करने का भी कह रहे हैं। कुछ याद दिलवाएंगे आप हमें कि तहरीक इंसाफ के दौर में जब वजीर आजम अपोजिशन के अरकान जेलों में गए तो अमेरिका की जानिब से क्या उस वक्त तशवीश का इजहार किया गया था? तब ये जो आलमी हुकूक थे, इंसानी हुकूक थे, ये उनके जागे थे? देखिए, अमेरिका सिर्फ उस वक्त तशवीश का इजहार करता है जब उसका अपना इंटरेस्ट हो। 2-3 वाक़यात मेरे सामने ऐसे हैं जब उसने तशवीश जाहिर की और इतनी ज़्यादा नहीं की। अभी तो अमेरिकी दफ्तर खारजा बाकी है, वहाँ तक बात जानी है, और वो यकीनी तौर पर ह्यूमन राइट्स की मुबैना खिलाफ वर्जी पे बात करेंगे। उनके नज़दीक ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, बहुत कम हुआ है, अगर हुआ है तो शाज़ुल नादिर हुआ है, और उसमें ये ताबड़तोड़
इस तरह फ़ोन कॉल्स नहीं आई हैं, क्योंकि जिससे को फ़ोन कॉल करनी थी वो तो जेल में होता था, वो तो कैद में होता था। किससे बात करते हो जी। पाकिस्तान में ज़िया-उल हक के ज़माने में अमरीकियों ने जिस बेहिसी और जालिमाना अंदाज का इख्तियार किया वो सबको पता है कि उन्होंने ज़िया-उल हक को खुली छूट दी थी, फिर मुशर्रफ को खुली छूट दी। अमरीकियों का एक वो है, देखिए अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, अमेरिका बड़ा मुहब्बे वतन है। अमरीकियों को अमेरिका अपनी पूजा करता है, प्रस्तिश करता है, और उसके इंटरेस्ट सबसे वालादस्त होते हैं, और इसलिए जहाँ उसका मुफाद होता है वहाँ वो कार्रवाई करता है। मिस्र में उसने कार्रवाई की, वहाँ मुंतखब हुकूमत थी अफगान की, उसको उखाड़ के फेंक दिया, फांसी दिलवा दी। भुट्टो साहब को फांसी दिलवाने में अमेरिका का हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था। उनके खिलाफ तहरीक जो चली उसमें हाथ था। अलजायर में मुंतखब हुकूमत आई, एंटी अमेरिका तोड़ा दिया, उसको तबाह कर दिया। तो ये हमारे सामने वाक़यात है। अरब स्प्रिंग कज़ाफ़ी के साथ क्या हुआ? कज़ाफ़ी की तो लाश घसीटी गई सड़कों को क्योंकि वो एंटी अमेरिका था। हालांकि आखिर में वो पूरा अमेरिका हो चुका था। तो ये अमेरिकियों का अपना स्टाइल है, वो अमेरिका के मुफाद में जो चाहे करते हैं, और ये उनकी बड़ी बात है। ठीक। अच्छा बेग साहब, ये अब जो ऑडियो लीक्स का मामला है, इसने इतना वावेला मचाया हुआ है, इस मामले पर कमीशन भी बना दिया गया जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में। ये बड़ा अहम कमीशन है और ज्यादातर ऑडियोज ऐसी ही है जिनका नुकसान बज़ाहिर हम देख रहे हैं कि पीटीआई को हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये वही ऑडियो लीक्स हैं जिनमें टारगेटेड पीटीआई है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप किसी का टेलीफोन टेप करें या किसी को आप तंग करें, परेशान करें, उसकी पर्सनल लाइफ में मुदाखलत करें। लेकिन खान साहब तो जब प्राइम मिनिस्टर थे वो खुद कह चुके हैं ना कि फ़ोन टैपिंग बहुत ठीक ठाक बात है। फ़ोन टैपिंग की कोई बुरी बात नहीं है, ये सिक्योरिटी के लिए होती है, ये दुश्मन के मकासद मालूम करने के लिए होती है, और ये मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। तो अब जब ये सूरत हाल सामने हो तो मैं और क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके कि ये बुरी बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान का मफाद कहीं ख़तरे में पड़ रहा है तो दुनिया भर में होता है ये अमेरिका तो इस मामले में मास्टर है, इंडिया मास्टर है इस मामले के अंदर। इस मामले में मेरे ख्याल कोई ऐसा मुल्क नहीं जानना होता हो ये सिवाय स्कैंडिनेवियन के, वो बड़े असूल परस्त लोग हैं, वो नहीं करते ये। शायद वहाँ होती है और आई डोंट नो, लेकिन ये फ़ोन टैपिंग होती है, और अगर सामने नहीं भी आती है तो वो रिकॉर्ड में रहती है और बुरे वक्त में काम आती है। ठीक है बेग साहब, 9 मई के वाकयात के बाद जब हम देख रहे हैं सिविल कोर्ट्स मौजूद हैं, मुंतखब जमहूरी हुकूमत मौजूद है, तो फिर फौजी अदालतों की ज़रूरत पेश क्यों आ रही है? अगर हर कैंट है तो उसके साथ भी किसी न किसी थाने की हदूद में तो वो कैंट का एरिया भी आता है, फिर इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं? ज़्यादा सख्त कार्रवाई करना चाह रहे हैं? देखिए आर्मी एक्ट जो है हमारे यहाँ वो मौजूद है और वो पार्लियामेंट ने मंजूर किया हुआ है। बहुत पहले की बात है ये, हमारी पैदाइश से पहले की बात है शायद, कि आर्मी एक्ट मौजूद है और इसके तहत बहुत सी कार्रवाइयाँ हुई हैं। पिट्टी साजिश केस एक था जिसमें फैज़ भी इन्वॉल्व थे, अगर आपको याद हो, फैज़ साहब भी इन्वॉल्व थे, एक जुदन अकबर खान थे वो इन्वॉल्व थे, उन पर भी मुकदमा चला था उस केस के तहत। फिर बाद में बेताज, क्योंकि फ़ौज के अंदर अपने अंदर जो खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, जो बाज़ औक़ात मुखबरी के वाक़यात होते हैं, बाज़ औक़ात डिसिप्लिन के वाक़यात होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शहरियों पर आपने गैर ज़रूरी वायलेंस किया हो, तशद्दुद किया हो, ताकत इस्तेमाल की हो, उसके क्या आपको पता नहीं होता, हमको पता नहीं होता। उनका इंटरनल सिस्टम उसको ट्रायल करता है, उसे फ़ौजी कोर्ट कहते हैं। उनकी फ़ौजी कोर्ट के अंदर कई चीज़ें हैं, और ये जो फ़ौजी कोर्ट है इसका मकसद सिर्फ ये है कि फ़ौज की जो तंसीबात हैं उन पर अटैक करने वालों को या उनके मंसूबा साजों को या उनको एग्जीक्यूट करने वालों को उनके सामने पेश किया जाएगा। सिविल, चाहे वो सिविलियन क्यों ना हो, ये क्लॉज अमेंड हुई थी हमारे यहाँ इसी एक्ट के अंदर, ये शामिल की गई थी। ख्वाह वो सिविलियन हो, अगर उन्होंने फौजी तंसीबात पर अटैक किया है, उनको सबोटाज किया है या उनको डिस्टर्ब किया है, तो उनके खिलाफ वहाँ कार्रवाई हो सकती है। बाकी जो कार्रवाई है वायलेंस की शहरियों की तरफ से शहरियों पर,
वो एंटी टेररिस्ट एक्ट में जाएगा। फौजी कोड के अंदर 2-3 बातें बता दूं मैं आपको। एक तो ये कि उनके अपने अंदर 2 लेयर सिस्टम है अपील का। ठीक, एक अपील होती है, दूसरी मर्सी पिटिशन जाती है आर्मी चीफ को। अगर आर्मी चीफ भी उसको मुस्तरद कर दें तो फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं अपील के अंदर, और फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अपील के अंदर। कुलभूषण यादव आपको याद होगा, वो हाई कोर्ट गया हुआ है, वहाँ उसका केस मौजूद है और वो एडमिट हुआ है समाअत के लिए। तो ऐसे बहुत से केस हैं। कई हसन अस्करी साहब थे इमरान खान साहब के ज़माने में, बल्कि इमरान खान साहब के ज़माने में तो इसी एक्ट के तहत, इसी फौजी कोड के तहत कई लोगों को फांसियाँ भी हुई हैं। ठीक, अब देख सकते क्योंकि टाइम कम है, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो नुकसान हुआ, सियासी नुकसान हुआ, 9 मई के जो वाकयात हुए, पीटीआई को नुकसान हो रहा है। आप समझते हैं कि अवामी सतह पर भी पीटीआई की जो मकबूलियत है या जो सपोर्ट है उसमें किसी हद तक कमी आएगी? जी, मेरा ख्याल है ऐसा हुआ है, और यही एक बात है जिससे खान साहब परेशान है। जिस तरह काफी लोग पीटीआई छोड़ के भी चले गए। वो देखिए, जो लोग, मैंने एक बार शायद आपके प्रोग्राम में कहा था कि जो परिंदे आते हैं रूस से सिंध की तरफ नकल मकानी करने, वो वापस भी जाते हैं। तो इसी बारे में मैंने कहा था, ये परिंदे जो आ रहे हैं ये वापस जाएंगे, और वापस जाना शुरू हो गए हैं। वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, जो बहुत अच्छे डोनर्स थे पीटीआई के, वो छोड़ के चले गए। आप देख रहे केपी में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप था, खानदान, तराकी खानदान, वो छोड़ रहा है, वो उसने छोड़ दिया। कराची में बहुत से एमएनएस छोड़ गए, पंजाब में बहुत से एमपीएस और एमएनएस ने छोड़ दिया। तो ये जब रवानगी शुरू होती है तो कमजोरी का निशान होता है। दूसरी ये कि लोगों को ये भी एहसास है कि 9-10 मई के वाक़यात कम से कम ऐसे हैं, और तो बहुत सी बातें हैं जो खान साहब की और पीटीआई की मकबूलियत को कम कर रहे हैं, और बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजिया कार नासिर बेग शुक्ता ही हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन स्टे विद अस। once again in Neo Pakistan। तो नाज़रीन, इत्तलात ये सामने आ रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जूम पर पार्टी की सोशल मीडिया से मीटिंग में ये तय पाया गया है कि अब पुलिस को निशाना बनाया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। पकड़े जाने वाली खवातीन के लिए जो जज्बाती कैंपेन है और ट्रेंड बनाने का हुक्म है, जबकि पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि खवातीन के साथ जिनसी ज़्यादती भी की जा रही है। और दूसरी जानिब अमरीकी टीवी चैनल CNN पर मेज़बान फरीद ज़िक्रिया से बात करते हुए खान साहब ने कहा है कि हमारे 10,000 वर्कर हिरासत में हैं, तमाम सीनियर लीडरशिप को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगल को इस्लामाबाद जमानत लेने के लिए जा रहा हूं। और खान साहब ये कह रहे हैं कि 80% इम्कान है कि मुझे फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उनको कभी भी उनकी अहलिया की करप्शन से मुतालिक कोई शवाहिद नहीं दिखाए, और ना ही उन्होंने बतौर वजीर आजम जनरल आसिम मुनीर को इस वजह से DGISI के ओहदे से हटवाया था। जनरल आसिम मुनीर सितंबर 2018 में डायरेक्टर जनरल ISI तैनात हुए थे, ताहम जून 2019 में उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को DGISI तैनात कर दिया गया। इसी हवाले से बात करेंगे सीनियर एनालिस्ट आमिर इलियास राना हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने वक्त निकाला। प्रोग्राम के मुताबिक भी इत्तलात सामने आ रही हैं, इनसाइड स्टोरी सामने आई है कि तहरीके इंसाफ की जानिब से पुलिस को टारगेट किया जाएगा। कितनी हकीकत या सदाकत है इन खबरों में, आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, बात यह है जी कि वो पुलिस को टारगेट करें, वो फौज को टारगेट करें, ये उनकी हिकमत अमली का हिस्सा है, और जाहिर है कि ज़राए से आ रही हैं। तो जब वो फौज को टारगेट करने से नहीं हटते तो पुलिस की तो क्या औकात ही क्या है उसके मुकाबले में। हाँ, जो खबरें आई जिनकी तरदीद नहीं की, वरना PTI तो फौरी तौर पर तरदीद कर देती है कि जी चूँकि ये ज़्यादा नुकसान हो चुका हुआ है PTI को फौज के खिलाफ 9 मई वाला जो काम किया है, तो थोड़ी सी हिकमत अमली तब्दील की जाए। लेकिन विदाउट एविडेंस इतने संगीन इल्जामात किस तरह से लग सकते हैं कि खवातीन के साथ ज्यादती की जा रही है? यही बात मैं कह रहा हूँ कि जो उन्होंने जो बज़ाहिर मनसूबा सामने आया वो बड़ा ही घिनौना किस्म का है। लेकिन जाहिर है कि पंजाब पुलिस के जो IG हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, वो इस वक्त इंतहाई वोकल है, चाहे वो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हों या यहाँ पे उनकी पुलिस पे कोई इल्जाम आया हो तो वो तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था,
बल्कि कोई तर्जुमान पुलिस का, वो आईजी साहब खुद सामने आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किल होगी कि जब एक वर्दी में पुलिस ऑफिसर बराह रास्त आके जवाब देता है और हर चैनल पे आके जवाब देता है, हर मीडियम पे देता है कि जो भी इल्जामात लग रहा है वो छुप नहीं रहे उसके ऊपर। तो मेरा ख्याल है जिस तरीके से ये खबर आई है, अगर पीटीआई ने ऐसा सोचा भी है तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा इस पे इम्प्लीमेंट करना, और करेंगे तो ये फिर बैकफायर भी करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एविडेंस चाहिए होगा कि जेलों में इमरान खान साहब तो खुद गुस्से में कहा करते थे मैं इनको रुलाऊंगा, मैं इनको एसी दूंगा, मैं इनको फर्श पे लिटाऊंगा, इनको नानी याद आ जाएगी, फलां फिक्रें। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कोई गुफ्तगू नहीं कर रही बल्कि जवाब दे रही है कि असल सूरत हाल क्या है। मेरे ख्याल में पीटीआई को अब जिस तरह उन्होंने कुछ माजरत खाना अंदाज में मजम्मत की है, खुल के बात करनी चाहिए। और जो जहां एक तरफ वो पैसे और चंदे इकट्ठे कर रहे हैं कि जी जो लोग उनके फौत हो गए हैं, जिन लोगों को, अच्छा वो फौत कहाँ हुए हैं, ये भी सवाल है कि अगर ये ऐसी बात हुई है तो वो क्या मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमलों में गए हैं, कहाँ गए हैं, किस तरह जस्टिफाई करेंगे, या सिर्फ पैसे इकट्ठा करना मकसद होगा। इनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी है कि उनको वो ऑन नहीं करते तो मरते हैं, और ऑन करते हैं तो मरते हैं, क्योंकि ऑडियो और वीडियोस सब कुछ के चस्का यही पड़ा हुआ था कि सोशल मीडिया पे जाना है हमने, जीएचक्यू पहुंचो, कोर कमांडर हाउस पहुंचो, मियां वाली बेस की जो वीडियोस आई हैं, जिस तरीके से उन्होंने दीवार गिराई है, ये कोई वो इंडिया का किला फतह करने पहुंचे थे, लाल किला, कि जिस तरीके से लोगों को उन्होंने जज्बात में एक मतलब अजीबोगरीब अंदाज में उभारा उनको, और उनको पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की असास तरीन तनसीबात को निशाना बनाना। यानी वो जो बात प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि ये जो टीटीपी के साथ मिलके जैसे कार्रवाइयां, राना सनाउल्लाह रोज कह रहे हैं, उन्होंने साबित करना है कि ये गलत हुआ है, और पीटीआई को साबित करना है कि इनके साथ ज्यादती हो रही है। ठीक है। तो अब जहां पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन का, तो वो तो आर्मी चीफ की परसों प्रेस रिलीज आ गई, और कल वजीर आजम का बयान भी आ गया कि जहां मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले हुए हैं वो सारे मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मिलिट्री कोर्ट्स कोई नई नहीं कायम हो रही, ये पहले से मौजूद है, रेगुलर सिलसिला होता है। ठीक है आमिर साहब, इसके साथ साथ खान साहब जिक्र कर रहे हैं अपनी गिरफ्तारी का, कि दोबारा भी खदशा वो जाहिर कर रहे हैं कि दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। बहरहाल जमानतें भी हम देख रहे हैं खत्म हो रही हैं, तो अब देख रहे हैं आप कि मंगल को या उसके बाद दोबारा गिरफ्तार होंगे? देखिए, वो चांस ले रहे होते हैं अपने लोगों को भड़काने और बताने का कि जी मुझे 80% यकीन है। अब अगर आपके पास जो जमानत है वो ये है कि खुफिया और जाहिरी सब केसेस में आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अब उसके ऊपर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इदारे अगर समझते हैं कि इमरान खान ने कोई ऐसा काम किया है जिसको वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके डिफेंड कर सकेंगे तो जरूर पकड़ सकते हैं, वरना तो ये नोटिस है। और मैं आपको बताऊं, ये जो इन्वेस्टिगेशन में जा रहे हैं इमरान खान साहब, इनके अपने दौरे हुकूमत में जो कंप्लेंट वेरिफिकेशन होती थी, सीवी यानी इब्तदाई, उसमें भी लोगों को आहत चीमा से लेके और फवाद हसन तक सबको उठाया गया, फिर बेशुमार सियासतदानों को उठाया गया, उनको मोटरवे पे जो है वो समात करा के वारंट की कि जी ये देख लें, अभी हमें व्हाट्सएप पे आया है आपको हम अरेस्ट करने आए हैं। तो ये भूल रहे हैं कि नैब का तो अभी वो ड्रैकोनियन लॉ उस सूरत में मौजूद ही नहीं है जब 90 दिन का रिमांड होता था, अब तो महज 14 दिन का रिमांड है। और अगर वो एग्जीक्यूट भी करते हैं तो वो जाहिर है अदालतें इनको इंसाफ फौरन फराहम कर रही हैं। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह से 9 मई का वाकया था, बड़ा सानहा था, अगर ये सब कुछ, ये पूरे मामलात पीटीआई का अभी दौरे हुकूमत होता और अपोजिशन की जानिब से इस तरह के मामलात होते या ये सानहा होता, तब भी क्या पीटीआई की यही हिकमत अमली होती? और जैसा कि हमने देखा है कि अभी लंदन से भी नवाज शरीफ साहब का जो रिसेंट स्टेटमेंट सामने आई है, बयान सामने आया है, वो यही कह रहे हैं कि बेजा किस्म के बयानात ना दिए जाएं और जितने भी इन्वेस्टिगेशन है या जो मामलात हैं वो सिविल अदालतों में ही जाने चाहिए। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, उन्होंने एक इखलाकी बर्तरी संभालते हुए बात की है, वरना जो आपका सवाल है जी कि पीटीआई वाले इन सब के, लंदन में तो उनका घर है ही हमले की जद में, यहाँ पाकिस्तान में सबके घर जी जो भी इन्होंने किए कि जो लोटा हो गया वो भी उसी उसमें जाएगा कि उसके घरों पे हमला कर दिया जाएगा, जो अपनी बात करता पीटीआई के खिलाफ उसके खिलाफ हमला होगा। तो यहाँ तो बेशुमार ऐसे काम हो सकते थे जो पीटीआई करती रही है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जो आज हुकूमत है वो संभल के चल रही है कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ही, चाहे वो कोर्ट ऑफ लॉ आर्मी एक्ट के तहत बन रहेगी या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में केस जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे जरूर। तैयारियां पूरी हो चुकी हुई हैं और सॉलिड प्रूफ किसी और ने नहीं मुहैया करना। पीटीआई के टिकटॉकर्स वीडियो पे जिन लोगों ने अपलोड किए हैं वो सब सबूत है कि कौन कहां पे गया। अब एक दूसरे के स्क्रीनशॉट भी आप देख रहे होंगे कि वो ट्विटर पे शेयर किए लगा रहे
कि फलां ने कहा था पहुंचो GHQ फलां, और उनके अंदर उनकी लिस्ट आई हुई है कि किस किस ने यस किया कि जी हाँ मैं पहुंच गई, मैं पहुंच रहा हूँ, हम निकल रहे हैं, आज नहीं निकले तो कब निकलेंगे। ये एविडेंस वो है जो PTI के लोगों ने खुद फराहम कर दिया एक दूसरे के बारे में। कोई ऐसी चीज नहीं हो रही जैसे मैं कल वो देख रहा था या परसों अजहर मशवानी साहब ने ट्वीट किया हुआ था, जब वो आया कि जी देखो अब अमरीकी पूछेंगे कि तुम अपने लोगों की तो टेप करते थे, तुम हमारे लोगों की भी टेप कर रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं ये हमारे ही ग्रुप्स में लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया जूम मीटिंग को और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, जिसकी बुनियाद पे ये लीक हो गई। तो ये जवाब भी उन लोगों ने खुद ही मुहैया किया हुआ है, किसी और ने नहीं किया। मेरा ख्याल तो बार बार मैं तो ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को बजाय जिद में आने के थोड़ा सा अपने ऊपर से प्रेशर कम करते हुए ठंडे माहौल में जाके ठंडियानी बैठ जाएं, नथिया गली बैठ जाएं, जहां पहले भी जाते रहे हैं, कुछ दिन गौर करें फैमिली के साथ कि इस तरह के माहौल में वो सियासत को आगे कैसे बढ़ाएंगे। वो तो अपने आप को और पार्टी को बंद गली में लेके जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा अलमिया होगा कि इनके साथ जो लोग हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि इमरान खान खुद लीड कर रहे थे, तो इस बात का सबूत तो हुकूमत को फराहम करना होगा कि उनके पास कौन से एविडेंस आ गए हैं जिसमें ये साबित हो रहा है कि इमरान खान ने, मतलब एक तो है उनका बयान जो उन्होंने जिस दिन 9 मई को सुबह वो लाहौर से चले थे कि अगर मैं अरेस्ट गया तो फिर श्रीलंका पे बात खत्म की थी उन्होंने। उसके अलावा उनके पास फवायद आए हैं कि ताने बाने इमरान खान की बराह रास्त जात पे जा रहे हैं कि वो इन सबको उकसा के या उनके घर से लीड किया जा रहा था कि कैसे हमले करने हैं, क्या करना है, पहले क्या प्लानिंग हुई थी, वो अब जाके इनको बताना पड़ेगा। ठीक है आमिर साहब, एक रिफ्ट का तासुर मौजूद है मौजूदा आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान। जब बतौर DGISI जो आर्मी चीफ अभी मौजूद हैं, उन्होंने इमरान खान को बुशरा बीवी की करप्शन के सबूत दिखाए थे। उस वक्त ये खबर बड़ी कंफर्म थी, उसके बाद उन्हें DGISI के ओहदे से भी हटा दिया गया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि खान साहब कुछ और ही कह रहे हैं। हाँ, उन्होंने तरदीद की है और एक बरतानवी अखबार की खबर पे मेरा तो ख्याल है उनको नोटिस कर देना चाहिए, जो सारा सोशल मीडिया भी कह रहा है कि बरतानिया में तो इतने बेहतरीन लाज हैं कि उनको अपने लेने के देने पड़ जाएंगे, लेकिन ये केस कभी कह के नहीं करते। शहबाज शरीफ ने तो केस किया और जीता भी। अब देखना ये होगा कि जनरल आसिम मुनीर जाहिर है कि वो खुद को क्यों कंट्रोवर्शियल बनाए कि इमरान खान मुसलसल अपनी बात को बदलते हैं। अब अगर कल को ये एविडेंस जनरल बाजवा की तरफ से आ जाए कि DGISI ने मुझे दिए थे और मैंने जाके इमरान खान साहब को बताई थी ये बात, तो वो बात ठीक हो जाएगी कि जी मुझे आसिम मुनीर ने नहीं कहा, लेकिन बात वहीं पे आ जाएगी कि आसिम मुनीर ने अपने बॉस को बता दी बात कि जी ये देख लें ये चीजें सामने आ रही हैं। क्योंकि ये आज की बात नहीं हो रही, जब से वो इस ओहदे से हटे हैं 2019 से, उस वक्त से लेकर 4 साल होने वाले हो रहे हैं, ये चीजें चलती हुई आ रही हैं कि जी ये चीजें इमरान खान साहब को बताई। अच्छा, फिर जो शवाहिद, जो ऑडियो वीडियोस उसके बाद आते रहे कि उनकी बेगम साहिबा की फ्रेंड, उनकी गुफ्तगू क्या होती रही और जिस तरीके से उनके एहसासे बढ़े, वो कुछ ना कुछ तो इशारे दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं था वजीर आजम हाउस में भी और उनकी फैमिली की सहेलियों के साथ, और जो मामला थे जो अब एंटी करप्शन पंजाब भी डील कर रही है, नैब के नोटिस भी हैं और वो मफरूर है चूंकि उनकी सहेली, तो उनको फर्क होगी को आके फेस तो करना होगा या ये रेड वारंट करके लेके आएंगे। चीजें अब मेरा ख्याल है हतमी नतीजे की तरफ जा रही हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इस तरीके से चल नहीं सकती जिस तरह 1 साल से हमारा मजाक बना हुआ है और हम पूरी तरह माशी और सियासी तौर पे फंस चुके हैं। ठीक है आमिर साहब, अभी जो मौजूदा सिचुएशन में आप देख रहे हैं गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, बहुत से सहाफ़ी भी गिरफ्तार हो गए। अगर वहां से कोई गुजर रहा था या वहां मौजूद था, कवरेज कर रहा था, इंसाफ पर मबनी गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो लोग इस तरह से भी तंग हो रहे हैं, उनके फैमिली वाले बहुत डिस्टर्ब हैं। जब जियो फेंसिंग होती है तो जो भी लोग वहां पर मौजूद होते हैं उनको उठा लिया जाता है। तो इस मामले को किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे? जो लोग मुलव्वस नहीं है उनकी निशानदेही करना क्या आसान होगा? देखें, ये पंजाब पुलिस को चाहिए कि फौरी तौर पे इस पे सामने आए। डॉक्टर उस्मान अनवर से तो मैं कहूंगा कि जो जर्नलिस्ट हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो बेगुनाह है, हम जर्नलिस्टों की बात जर्नलिस्ट के हवाले से स्पेशली कर रहे हैं, लेकिन जो भी बेगुनाह है जियो फेंसिंग में उसका कोई ना कोई ऑडियो वीडियो सबूत होना चाहिए। और सहाफी तो जाहिर है अपनी कवरेज के लिए जाता है, चाहे वो कोर कमांडर हाउस के अंदर पहुंच गया है, अगर वो उसको कवर कर रहा है और वो अपने मीडियम पे शो कर रहा है कि हाँ मैं पहुंचा हूं और मैंने ये देखा है, तो फिर आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये कोर कमांडर हाउस के अंदर मौजूद था। वो तो बतौर साफी जाएगा। ये चीजें चेक करने वाली हैं और फौरी तौर पे इस्लाह की जरूरत है, ताकि बेगुनाहों के चक्कर में जो गुनाहगार हैं उनको मजलूमियत का तासुर न मिले, बल्कि जो मजलूम नहीं है और उन्होंने ये बुरा काम किया है तो उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। और ये फौरी तौर पे होना चाहिए। लोगों के बयानात हैं, सामने हैं, दफातर हैं
कि उनके क्या ट्वीट्स थे, पहले सोशल मीडिया पे उनका क्या था, जो जर्नलिस्ट है, जो आम आदमी है, वैसे जो कोर कमांडर है वहाँ जर्नलिस्टों के अलावा आम आदमी का कोई ताल्लुक भी नहीं था, क्योंकि वहाँ खड़े तो होने नहीं देते किसी को। जो लोग गए हैं वो किसी ना किसी मकसद के लिए गए हैं। अब देखना यही होगा कि उनके पास क्या सबूत है, सबूत नहीं है फौरन माफी भी मांगनी चाहिए और उनको रिलीज भी करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे और आपको एक मोटिवेशनल वीडियो दिखाएंगे कि आज हम किन लोगों की वजह से इस मुल्क में सुख का सांस ले रहे हैं, अपने उन जवानों की वजह से जिन्होंने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और जिन्होंने दुश्मन को नाको चने चबवाए हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं उनकी सरहद में घुस के। और उसका एक सबूत हमने 2019 में भी विटनेस किया। बिल्कुल 2019 में भी। और अनवार आप चाय भी बल्कि पी रहे हैं, मैं जरूर पूछूंगी। बिल्कुल। बहरहाल एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे और खासकर इस वीडियो में हम एम आलम को ट्रिब्यूट पेश करेंगे, जिन्होंने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए और दुश्मन को नाको चने चबा दिए। ये वीडियो आप भी देखिए। अच्छा, अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें, पाक फौज के कुर्बानियों को देखें तो अनवार एक तवील फहरिस्त है। हमें बड़े हमारे शोहदा के नाम मिलते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। आज हम उनको भी ट्रिब्यूट पेश करते हैं और मैं समझती हूँ कि हम उनकी माओ को भी सलाम पेश करते हैं, उनकी माओ को भी खैराज तहसीन पेश करते हैं, जिनकी वजह से जो हमारे मुल्क के जवान है वो सरहदों पे जाते हैं। वो हौसला, वो मोहब्बत, वो अज़्म होता है जो अपने घर से मिलता है और सरहदों पे जाते हैं और दुश्मन का मुकाबला करते हैं। और दलेर बेटे हैं वो कौम को मिले हैं। और जो लेगेसी हम देखते हैं 1965 से लेकर 2019 में भी, जिस लेगेसी का, जिस बहादुरी का मुजाहरा किया गया और जिस तरह से हिंदुस्तान की हुदूद में दाखिल होकर हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया कि पाकिस्तान पर अगर मैली आंख से हिंदुस्तान देखेगा फिर उसका अंजाम क्या होगा, तो अगर आइंदा भी हिंदुस्तान इस तरह की कोई हरकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब ही दिया जाएगा। बहरहाल प्रोग्राम में बढ़ते हैं नाज़रीन, अब एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। हेडलाइंस आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करेंगे 9 मई के हवाले से, जिसे गुजरे 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन इस साने की तल्ख यादें आज भी जिंदा हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की कोशिश को नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले मुआफ़ी करार दिया है। और पाकिस्तान आर्मी की ताकत, उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान की आवाम। बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जिनाह हाउस लाहौर का दौरा किया, विजिट किया, कोर हेडक्वार्टर्स में अफसरान और जवानों से खिताब उन्होंने किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि सानहा 9 मई में वो लविस मंसूबा साजों, उकसाने वालों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों और मुजरिमान के खिलाफ मुकदमात का कानूनी अमल पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत शुरू हो चुका है। और हुकाम जिनाह हाउस लाहौर में एक दीवारे निदामत बनाने पर भी गौर कर रहे हैं, जिसमें उन लोगों की तस्वीर लगाई जाएंगी जिन्होंने 9 मई को लाहौर में कोर कमांडर की रिहाइशगाह में तोड़फोड़ की और उसकी मंसूबाबंदी की। कोर कमांडर लाहौर की जली हुई रिहाइशगाह में एक दीवार ऐसी भी होगी जिसकी मुरम्मत नहीं की जाएगी और उसका एक खास मकसद बताया जा रहा है। और मकसद ये होगा कि उस पर 9 मई के जो हमलावर हैं और जो भी मंसूबा साज थे उनकी तस्वीर लगाई जाएंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से नदामत का सिलसिला भी जारी है और हम देख रहे हैं कि जिनको भी नदामत महसूस हो रही है वो अब सिर्फ इसकी मजम्मत नहीं कर रहे, वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। केपी से अजमल वजीर और उस्मान तरई और कराची PTI के सदर आफ्ताब सिद्दीकी भी जो हैं वो तहरीक इंसाफ को खैर बात कह चुके हैं और आने वाले दिनों में इस तादाद में मजीद इजाफे के हवाले से भी बात की जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले ब्रेक से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी, आमिर इलियास राना भी हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद थे और वो यही बात कर रहे थे इनवार के अब सोशल मीडिया पर भी वो स्क्रीनशॉट्स शेयर हो रहे हैं कि वो कौन से अनासिर थे, वो कौन से लोग थे, अब उनके नाम सामने आ चुके हैं जो कि उकसाने पर कि कहां पर जाया जाए और वहां पर तोड़फोड़ की जाए। बहरहाल पूरे मामले पर बात करने के लिए सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अहमद खान हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया राना, वक्त निकाला। सानिहा, 9 मई एक बहुत ही अफसोसनाक तरीन दिन रहा, शोहदा की
की तजलील की गई, कैप्टन कलर शेर खान जिनको निशाने हैदर मिला उनके मुजस्मे की तौहीन की गई। कितना अफसोसनाक वाकया है। आपको लगता है कि इन मुल्जिमान को सजाएं भी मिल पाएंगी? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ आपने एक बहुत ही खतरनाक इशू को आज टेकअप किया है। ये पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि जो कहते थे ना कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, ये पाकिस्तान की रेड लाइन है जिसको क्रॉस किया गया है। आप देखें कि पिछले साल ज़ियारत रेजिडेंसी जो रेजिडेंसी जिसको कहा जाता था उसको चलाया गया, वो जिन लोगों ने किया था उनके ऊपर बगावत और दहशतगर्दी के बरते हुए पाकिस्तान के अंदर अगर हम 9 मई की बात करेंगे तो हमें इसके मोहरतात पे जाना पड़ेगा। जुडिशल कमीशन जो बना है, मैं तो ये समझता हूँ जुडिशल कमीशन को 9 मई के मोहरतात पे पहले जाना होगा कि क्या वजह थी कि 2013 के अंदर वो जो लंदन प्लान की बात होती है जिसके अंदर परवेज इलाही साहब, इमरान खान साहब, ताहिरुल कादरी साहब, शेख बशीर ये सब बैठे थे और बैठ के उसके बाद 2014 के अंदर मॉडल टाउन का एक्सीडेंट होता है। तो उस वक्त से और इशू क्या था कि डीपैट पाकिस्तान में आ रहा था, पाकिस्तान के अंदर दुनिया की इन्वेस्टमेंट आ रही थी, 2013 के अंदर दहशतगर्दी थी, लोड शेडिंग थी, मईशत तबाह थी। तो वो चैलेंजेस का जो हुकूमत सामना कर रही थी उसके खिलाफ सिविल नाफरमानी, दिलों को जला दो, हुंडी के जरिए बैंकिंग सिस्टम तबाह कर दो, तो ये काम तो पीछे से चल रहा था। इन मुहर्रकात को और उससे बढ़कर सहूलतकार जो थे साकिब निसार साहब जैसे और बाकी लोग जो थे, देखें 2011 में बरतानिया में लंदन में जो राइट्स हुए थे, जो फसादात हुए थे, वहां की अदलिया जो है उसने राउंड द क्लॉक 24 घंटे बैठी थी। वो उन्होंने 2 हफ्ते 24 घंटे बैठ के जिन्होंने फसाद किया था, जो मुहर्रकात थे उनको करके उन्होंने उनको सख्त तरीन सजाएं दी थी। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप अदालतों ने जो है लूट से लगाई हुई है कि इस तरह के वाकई में मुलव्विस जो लोग हैं उनको बेलें भी मिल रही है, उनको कहा जा रहा है कि जी जो अभी जुर्म इनके नहीं भी हैं उनके अंदर इनको माफ कर दिया जाए और इनकी बेलें ले दी जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहादुर अफवाह, देखें हम लोग डिक्टेटर्स के खिलाफ रहे हैं, हमने मुशर्रफ के खिलाफ जो है जिद्दोजहद की, लेकिन हमने कभी लाइन क्रॉस नहीं की, हमने कभी अदारों पर हमला नहीं किया। हमारे लीडर जो हैं नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, इनके साथ जुर्म हुआ, जो केसेस बने वो झूठे साबित हुए थे, लेकिन कभी हमने लाइन क्रॉस नहीं की। ठीक है राना साहब, आप ये समझते हैं 9 मई को जो कुछ भी हुआ, जो तमाम वाकयात हुए, अक्टूबर में होने वाले जो आम इंतखाबात हैं उन पर ये असर मुरत्तब होगा? मेरा ख्याल है कि जी अब तो एक चीज बहुत क्लियर और क्लैरिटी के साथ सामने आ गई कि ताइफल का नारा लगा के कौम को गुमराह करना, अमेरिका की गुलामी नामंजूर के ऊपर पूरी कौम को हैजान में मुब्तला करना और उसके बाद अमेरिका के पैरों में बैठ जाना। और 60 कांग्रेस के जो लोग आज वहां से लेटर लिख रहे हैं वो लेटर इमरान खान की मोहब्बत में नहीं लिख रहे। जिस तरह 2014 में सी पैक को और उसके बाद 2018 में सी पैक को रोल बैक किया गया था और अब दोबारा पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट सऊदीया की आ रही है, जो इन्वेस्टमेंट चाइना की आ रही है, जो इन्वेस्टमेंट बाकी ममालिक की आ रही है, उसको रोल बैक करने के लिए और यहाँ पर अमरीकी तसल्लुत को कायम रखने के लिए ये सारा एक ड्रामा दिखाया जा रहा है। और मैं दूसरी बात जो इससे अहम बात है, पाकिस्तान की सलामती के जामिन वो बेटे और बेटियां जो सरहदों के ऊपर पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, क्या उनकी फैमिलीज के ऊपर क्या गुजरी होगी जब वो ये देखते हैं कि हमने तो अपने जानों का नजराना दिया, हमने अपने खानदानों को जो है दांव पे लगाया इस मुल्क के लिए, और इस मुल्क के अंदर एक इंतहाई छोटा सेगमेंट जो है वो पाकिस्तान की बुनियादी असास पर हमला करता है। और उस हमले के ऊपर इंडिया के मीडिया में देखें कि क्या खुशियां मनाई जाती हैं। आप देखें कि दुनिया के अंदर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान
की सलामती महफूज हाथों में नहीं है, तो ये किसका एजेंडा लेकिन है? राणा साहब ये सारे मामला हो रहे हैं, इसको कैसे रोका जाएगा? अब खान साहब की स्टेटमेंट आई जो पाकिस्तान के पिक्चर पेश की जा रही है अमरीकी रुकने कांग्रेस को कि पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर जैसे हालात हैं, ऐसा तो हरगिज नहीं है। हकीकत के बरक्स वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। फिर हकीकी आजादी का नारा लगाकर जो अवाम को उकसाया गया, यहां तक कि 9 मई का वाकया सामने आ गया, अवाम इसका शिकार क्यों हुई है? ये क्या सिर्फ खान साहब की पर्सनालिटी आप समझते हैं कि उसके शहर की वजह से ऐसा हुआ, या कोई फिर और वजूहात है इसके पीछे? देखें, इसके अंदर काफी ज्यादा वजूहात हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि जुडिशियल कमीशन सिर्फ 9 मई की तहकीकात ना करे, इसकी मुहर्रकात की भी तहकीक करे। उसकी वजह है कि एक प्लानिंग के साथ अदलिया के अंदर, अदारों के अंदर इमरान खान की दौलतकारी की गई, और उस बयानिए को बनाने में जबरदस्ती मीडिया के ऊपर, जो आप देखें कि मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां इमरान खान के दौर में लगी, मीडिया को जिस तरह यूज किया गया, तो लोगों के जहन में बार बार बम्बार्डमेंट करके इस चीज को बिठाने की कोशिश की गई। और इसके मुहर्रकात में जो बार बार कह रहा हूँ कि उन तमाम दौलतकारों को पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जहां तक पहुंच गई बात कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान हमें आजादी चाहिए। आपको किससे आजादी चाहिए? आप इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है, इस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है, इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक वजीर आजम इमरान खान को आईनी और कानूनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से घर भेजा गया। पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई वजीर आजम इमरान खान के अलावा बताए जिसको आईनी और कानूनी तरीके से जो है उसके पौधे से हटाया गया हो। इमरान खान का हम जो है, और दूसरी बात, 2018 से 2022 तक कोई एक काम बता दें तो इस मुल्क की तरक्की के लिए क्या हो, जबकि 1947 से लेकर 2018 तक जितना लोन हमने लिया उससे ज्यादा लोन इमरान खान ने 4 साल में लिया। उसके बदले कोई एक तरक्याती काम, एक एजुकेशन, एक हेल्थ, एक अवामी ब्लॉक महबूब का काम इस मुल्क में हुआ हो। करप्शन हुई, करप्शन ऐसी करप्शन हुई कि जिसके ऊपर आज तक की तारीख जो है, तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग, पिंकी पीरनी, फरा गोगी, ब्रिलियंट पी सुनामी, मालम जब्बा, पीआरटी पिशावर, रिंग रोड जो पिंडी की, मतलब किस चीज का नाम है? पाकिस्तान के अंदर अदारों को एक प्लानिंग से तबाह किया गया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, जो इनके सहूलतकार हैं, अगर उनको पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के अदारों की तक पसंद नहीं है, तो इनके शनाख्ती कार्ड मंसूख करके इनको वहां भेज दें जहां तो इनको पसंद है। ये पाकिस्तानी कहलाने के काबिल नहीं है। ठीक है राणा साहब, अल-कादिर ट्रस्ट केस की सबसे ज्यादा बात हो रही है। अहम प्रॉपर्टी टाइकून और साबिक मुशीर एहतसाब का नाम भी इसमें शामिल है, मगर उनसे हम देख रहे हैं कि अभी तक तफ्तीश की कोई बात नहीं हो रही। माजी में हमने देखा जब पैनामा लीक्स हुई उसमें सैकड़ों नाम सामने आए, सिर्फ नवाज शरीफ के हवाले से ही इन्वेस्टिगेट किया गया। तो क्या आप भी वही गलती रिपीट कर रहे हैं जो साबका हुकूमत करती आई है कि जो बाकी नाम थे उन पर फोकस नहीं है, उनसे तफ्तीश की बात कोई नहीं कर रहा? देखें, इसके अंदर 2 चीजें। पहली तो बात है कि पनामा में नवाज शरीफ साहब का नाम ही नहीं था। 460 जिन लोगों का नाम था उनको तो आज तक नहीं बुलाया गया, और जिसका नाम भी था उसको बुलाया गया। पनामा के ऊपर बुलाकर असामा जो बेटे से तनख्वाह न लेने के ऊपर फारिग कर दिया गया। वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी जो नवाज शरीफ साहब के टाइम निकली थी, कहा कर दिया अदलिया खुद ले और इसके ऊपर फैसले करें। और अल-कादिर ट्रस्ट की जो बात आप कर रहे हैं ना, इसके ऊपर इतनी बड़ी सहूलतकारी इस वक्त अदलिया कर रही है। यहाँ पर फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर से, यहाँ पर टेरियान केस के ऊपर से, यहाँ पर तोशा खाना केस के ऊपर से, यहाँ पर जो बीआरटी पिशावर उसके ऊपर से, अगर ये इतने सीधे केसेस हैं तो इनको चलने दें, इनका लॉजिकल इसका एंड आने दें, इनका ट्रायल होने दें। ये सहूलतकारी कब तक नहीं जोड़ी जाएगी, मेरिट की बुनियाद पर फैसले नहीं होंगे, तब तक काम आगे नहीं चलेगा। और बदकिस्मती ये है कि ये पाकिस्तान का पैसा है। आज पाकिस्तान को एक एक पैसे की जरूरत है, 60 अरब रुपया। उसको ऐसे बांटा गया आपस के अंदर जैसे कोई ये पैसा जो है इनकी जागीर है। मैं तो समझता हूं कि इसके अंदर और जो तहकीकात हो रही है सबको नोटिस हो रहे हैं। फरा गोगी पाकिस्तान से भागी भी है, पिंकी पीरनी को अदालतों ने जो है
स्टे दे दिया हुआ कि उसको बुलाया ना जाए। तो यहाँ पर अगर इस तरह आप इंसाफ करेंगे तो लोग आपके इंसाफ के ऊपर उंगलियां उठाएंगे। ठीक है, तो राणा साहब क्या आप फरमाएंगे, क्या कहेंगे? इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना अभी भी आसान नहीं है, उनको कहीं ना कहीं से मदद आ जाती है। दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब है वो लंदन प्लान का जिक्र कर रहे हैं, उनको बुशरा बीबी को जेल भेजा जाएगा, मुल्क से बाहर भेजा जाएगा, पीटीआई को बैन कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जुडिशियल कमीशन जो है वो जो फैसला करे वो 3 आला तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर मुश्तमिल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर मुश्तमिल बेंच है, और उसके फैसले की रोशनी में जो एक तो फैसला फौरी आना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, और उस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी एक आला सतह की जो मीटिंग की थी सिक्योरिटी के हवाले से, उसके अंदर रिजॉल्व तो बहुत क्लियर है। जिन लोगों ने पाकिस्तान की नजरियाती असास पर हमला किया है उनके साथ आंधी हाथों से निपटा जाएगा, उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी और उनकी कोई सिफारिश नहीं मानी जाएगी। तो अगर पाकिस्तान को मजबूत रखना है, जिस तरह मैंने पहले बरतानिया की मिसाल दी कि वहां के जजेस राउंड द क्लॉक 24 घंटे 14 दिन बैठे रहे, फैसला करके उठे, यहाँ भी फैसला करके उठना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर रहनुमा नून लीग राणा मशहूद अहमद खान कॉन्वर्सेशन थे। एक अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। पेशावर पुलिस को एक अहम कामयाबी हासिल हुई है। रेडियो पाकिस्तान में आग लगाई गई थी जिस मरकजी मुलजिम की जानिब से, अब उसे गिरफ्तार करने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। मूसा खान नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक रेडियो पाकिस्तान में जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ करने वाले 40 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मजीद मुलजिमान की तलाश का सिलसिला अभी भी जारी है। अहम खबर है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पेशावर पुलिस ने रेडियो पाकिस्तान में आग लगाने वाले मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मूसा खान इस शख्स का नाम बताया जा रहा है, जिसको यहाँ के नवाही इलाके पखा गलाम से गिरफ्तार किया गया है। और पुलिस के मुताबिक रेडियो पाकिस्तान में जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ करने वाले 40 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन मुलजिमान से मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। पेशावर से आपको अपडेट करें, मूसा खान नामी मुलजिम को नवाही इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। रेडियो पाकिस्तान में आग लगाने वाला मरकजी मुलजिम अब गिरफ्तार हो चुका है। रेडियो पाकिस्तान में तोड़ फोड़ करने वाले 40 के करीब मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। मजीद लोगों की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी इस हवाले से जारी है। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जब रेडियो पाकिस्तान की इमारत को नुकसान पहुँचाया गया है, और अभी पेशावर पुलिस की जानिब से रेडियो पाकिस्तान में आग लगाने वाले मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल कयूम आफरीदी ने हमें ज्वाइन किया है। जी अब्दुल कयूम, बताएगा इससे मुतालिक। पेश आया था पाकिस्तान ज़ाहिरीन ने हल्ला बोला, उसमें एक और मर्दी जो मुल्जिम आग लगाया था मूसा नामी, उसको पुलिस ने जो नवाही इलाका पखा गुलाम वहाँ से गिरफ्तार कर लिया है। और अभी तक जो है तकरीबन 40 अफराद जो है वो मुख्तलिफ जो जलाओ घेराव में मजलूब थे उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। और मजीद भी जो है पुलिस जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है, छापे मार रही है कि जो पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस लोग थे उसके पीछे जा रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तार किया जा सके। तो ये मुलजिम था जिसने आग लगाया था रेडियो पाकिस्तान को, तो आज पुलिस ने जो है पखा गुलाम इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम आफरीदी, अपडेट कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे विद अस। वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में मौसम का हाल हमने आपके साथ शेयर किया था कि मौसम का हाल कुछ इस तरह का है कि लोग बेहाल हो रहे हैं। गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिस्म से पानी पसीने की सूरत में बह रहा है। और ऐसे में अनवार जो एक मसला होता है वो होता है डिहाइड्रेशन का, क्योंकि हम पानी का जो इंटेक है, वाटर इंटेक उतना ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो इस झुलसती गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जिस्म को तवानाई पहुंचाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, और
पानी के साथ साथ अब जब मौसम गर्मा में खुदा की नेमतें इतनी मौजूद हैं, हर तरह के फल मौजूद हैं जो कि आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देते। तरबूज की जिस तरह से हम बात करते हैं, खरबूजा है, आड़ू है, फालसा है, इस तरह के जो जूसेस हैं पानी के साथ साथ वो भी बहुत ज़्यादा लेट मी ऐड हियर कि ये जो हमारे पास सारे सीजनल फ्रूट्स हैं, एक तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हमें मिलते हैं यहाँ पे इस मौसम में पूरे गर्मियों में, प्लस जायकेदार फल है। आपने भी जिस तरह ट्रेवल किया है, हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक तो फल बाहर से वो लोग मंगवाते हैं। पाकिस्तान आम आप देखें कि दुनिया में कितनी सारी जगह ऐसी जहां पर आम नहीं जाता, पाकिस्तान का जो आम है वो दुनिया भर में बाहर भेजा जाता है, और जो वहां के फल होते हैं उनका जायका उस तरह का नहीं होता। तो हमारे यहाँ खुशकिस्मती ये है कि जायकेदार फल है हमारे पास। और बिल्कुल आम तो फलों का बादशाह है, उसको तो एक मेरा ख्याल है अलग से सेगमेंट होना चाहिए उसको डिस्कस करने के लिए। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे उनमें जो फ्रूट शामिल हैं, और हम देखते हैं कि बाजार से भी तरह तरह के मशरूबात मिलते हैं। तो हमारे साथ जो माहिर ग़िज़ायत आज मौजूद होंगी, उनसे इस बारे में भी जानेंगे कि बाजार से जूसेस मिलते हैं वो पीने कितने फ़ायदेमंद हैं, घरों में भी हम जो जूसेस बनाते हैं उनको प्रॉपर किस तरह से बनाना चाहिए। तो हमें ज्वाइन किया डॉक्टर सारा मज़हर, माहिर ग़िज़ायत हैं, उनसे जानते हैं। सारा, वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर योर टाइम। आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं हीट वेव है, गर्मी में मशरूबात जूसेस के बगैर गुजारा नहीं होता, पानी की इंटेक भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पानी के साथ साथ जो फ्रूट्स हैं आजकल जो रूटीन में चल रहे हैं, फालसा है या आड़ू है, उनकी कितनी आलू बुखारे का खासकर बड़ा फेमस रहता है कि ठंडा रखता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बेसिकली हम देखते ही हैं जिस तरह हम डाइट में ख्याल रखते हैं कि हमारे डाइट में जो चीज़ हम ले रहे हैं उसमें मैक्रोज एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों होने चाहिए। इस तरह जो वाटर इनटेक हम गर्मियों में अपना स्टार्ट करते हैं जिसमें हम डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, डिफरेंट टाइप के ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो उनमें बेसिकली हमने करना ये होता है कि हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मोस्टली ज़्यादा ऐड करने हैं जिसमें हमारे पास विटामिन्स और मिनरल्स आएंगे। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चाहिए होता है, हमें डिहाइड्रेशन से अवॉइड करना है। तो उसके लिए बेसिकली हमने मैक्रोज को भी देखना होता है। मैक्रोज में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसमें ये नहीं है कि जो आपने घर में बनाया वो बहुत बेसिकली होता वो भी बहुत अच्छा है लेकिन आप बाहर से नहीं ले सकते। आपने देखना ये होता है कि आप जो ले रहे हैं उसमें आपका न्यूट्रिएंट कंटेंट कैसा है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसी है। जिस तरह से हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स हैं, आइस फूड है, फूड आइस है, आइसलैंड है, वहाँ से भी आप जूसेस ले सकते हैं, लेकिन आप ये देखें कि उसमें एडेड शुगर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आपने इमली आलू बुखारे के शरबत को स्पेसिफाइड किया, उसके लिए ये है कि वो एस्कॉर्बिक एसिड रिच है, विटामिन सी इनरिच्ड है, जो कि गर्मियों में हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपने वो लेना है उसके अंदर आप एडिड शुगर ऐड नहीं कर सकते, जिस तरह से हमारे पास नॉर्मल घरों में इस्तेमाल होती है चीनी, आप वो ऐड ना करें। आप हनी ऐड कर सकते हैं, आप 1 पिंच टेबल सॉल्ट ऐड कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे। अच्छा, जैसे कि हमारे यहाँ हम अक्सर देखते हैं ना कि वृक्षा पीछे लिखा हुआ है, गर्मी का मौसम आया, जिगर की गर्मी दूर करने के लिए ये टोटका करें, वो टोटका करें। लोग करते भी हैं, मुख्तलिफ हकीमों के पास भी जाते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के लिए। ऐसे में हमने हमेशा सुना है कि एम्प्टी स्टमक अगर आप सुबह उठें तो जिस तरह इमली आलू बुखारे का शरबत है वो आपके जिस्म को, आपके मैदे को, जिगर को ठंडक पहुंचाता है, जिस्म की गर्मी को दूर भगाता है। इसमें क्या फैक्ट्स हैं? डिफरेंट टाइप के मिथ्स एंड फैक्ट्स पाए जाते हैं। जिस तरह से आपने इसी को ही स्पेसिफाइड कर दिया, बेसिकली लीवर का काम डिटॉक्सिफिकेशन है। आपको ऐसे ड्रिंक्स लेने चाहिए जो आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करें। डिफरेंट टाइप के जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में चले गए हैं, वायरल एंड बैक्टीरियल अटैक्स मोस्टली इस सीजन में ज्यादा हो जाते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपने बेसिकली जो स्पेसिफाइड कर देना है यहाँ पे, वो ऐसी ड्रिंक्स लेंगे जो डिटॉक्स करें। डिटॉक्स ड्रिंक्स डिफरेंट टाइप की हम बनाते हैं जिसमें आपने विटामिन सी ऐड करना होता है। सिंपल सी एक रेसिपी, आप क्यूकम्बर ऐड कर लें, लीफी ग्रीन वेजिटेबल ग्रुप में से कोई एक ले लें, पालक के पत्ते ले सकते हैं, पालक के पूरा दिन सिप कर सकते हैं उसको। बिल्कुल, आपने एक क्यूकम्बर लिया, 1 लीटर पानी लिया, 6 से 7 पत्ते लिए, आपने उसको ब्लेंड किया, उसमें लेमन ऐड करें और वो डिटॉक्स ड्रिंक 1 पिंच आप 1 इंच का स्लाइस आप जिंजर का ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट ले सकते हैं ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। पूरा दिन वो आप अपने साथ रखें। 1 लीटर ड्रिंक होगा, डिटॉक्स ड्रिंक होगा, आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगा। बिल्कुल एम्प्टी स्टमक ऐसे ड्रिंक्स नहीं लेने जो आपके स्टमक, बेसिकली एस्कॉर्बिक एसिड है इमली आलू बुखारे के शरबत में। कूलिंग इफेक्ट जरूर है, कूलिंग इफेक्ट डिफरेंट ड्रिंक्स में है। जैसे आप फेनल सीड्स ओवरनाइट सोक करके सौंफ भिगो के रख दें, वो इस्तेमाल ऐड कर सकते हैं इन ड्रिंक्स में। इसके अलावा भी ले सकते हैं। 1 लीटर पानी लें, उसमें कोई भी पीच ऐड कर दें, एप्पल ऐड कर दें, उसको ब्लेंड करें और ले लें। इसके अलावा आप हमारे पास
इलायची आती है कार्डेमम, तो उसके अंदर मेंथोन होता है बेसिकली, वो कूलिंग इफेक्ट देता है। आपने हाफ टी स्पून लेना है, उसका पाउडर ले लेना है, वो भी आप किसी भी फ्रूट में ब्लेंड करके ले सकते हैं ड्रिंक्स। आपने जो मार्केट में डिफरेंट शेक्स अवेलेबल है, वहां पे ये देखना है कि न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन ना हो। जिस तरह से हमारे पास बेसिकली सारे जितने भी रेस्टोरेंट्स कैफेज है वहां पे अवेलेबल होता है, खोया खजूर शेक सुना होगा, एप्पल शेक सुना होगा। खजूर में बेसिकली हमारे पास आयरन बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है, दूध में कैल्शियम होता है, सबको पता है। आयरन और कैल्शियम चिलेशन हो जाएगी। उसके अलावा आप खोया खजूर और इस तरह से देख लें, एप्पल में आयरन रिच है, उसके साथ भी एप्पल जूस यूज कर सकते हैं। जब आप मार्केट में लेना चाहें तो आप ये उनसे मेंशन कर दें इसमें शुगर ऐड ना हो। फिर इसलिए स्पेसिफाइड हो जाता है कि डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए कैसा लेना है, वेट लॉस के लिए कैसा लेना है, वेट गेन के लिए कैसा लेना है, बच्चों के लिए कैसा लेना है, वो डिफरेंट है। स्पेसिफिकली मैं ये जानना चाहूंगा, अगर आप 1 बाय 1 बता दें, जैसे फालसे का जूस आजकल बहुत पिया जा रहा है, आड़ू का जूस पिया जा रहा है, तरबूज का भी अब लोग जूस बहुत पीते हैं। 1 बाय 1 अगर आप तीनों की अफादियत हमें बता दें। बिल्कुल, हम तरबूज से स्टार्ट करेंगे। तरबूज हमारे पास रिच इन फाइबर है, लाइकोपीन इसमें पाया जाता है, लेकिन तरबूज के साथ साथ डिफरेंट मिथ पाए जाते हैं। आपने रात में नहीं लेना, वैसे नहीं लेना। वैसे तरबूज आजकल लोगों में एक केस हिस्ट्री घर में हॉस्पिटल्स में चलती है, कल तरबूज खाया, आज स्टमक अपसेट हो गया, वॉमिटिंग स्टार्ट, हॉस्पिटल। उस पर ये नहीं है कि तरबूज आपको ब्लॉटिंग कर रहा है या ऐसा कुछ। लेने का टाइम गलत है और मार्केट से आपने लिया कैसे। बेसिकली वहां पे हमारे पाकिस्तानी माशरे में ये चलता है, आप कट करवा के लेते हैं और वो कट होते ही वहां पे कितना कंटामिनेटेड हो जाता है वो आपको नहीं पता होता। आपने कट नहीं करवाना, आप डिफरेंट उससे स्मूदीज बना सकते हैं। हाई फाइबर है, फ्रुक्टोज उसमें पाया जा रहा है, आप उसको स्मूदी की फॉर्म में ले सकते हैं। वैसे लंच बॉक्सेस में कट करके आप ऑफिस गोइंग है, हॉस्पिटल कहीं भी जाना है तो आप वो लेके, बहुत अच्छा स्नैक है, बच्चों को आप स्कूल दे के भेज सकते हैं, वो ले सकते हैं। उसका भी कूलिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है, वाटर कंटेंट। अच्छा, जैसे हम मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और गर्मी का मौसम है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो स्लश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। मिंट मार्गरीटा, स्लश और ये सारी चीज़ें हमें मिल रही होती हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब हम चाइनीज़ या जापानीज़ ख़वातीन को देखते हैं, वहाँ के लोगों को देखते हैं, तो वो हमेशा जब भी ट्रैवल करते हैं तो वो या तो कहवा अपने हाथ में रखते हैं या वो वार्म वाटर का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ जब हम जूसेस भी लेते हैं तो हम उसमें इतनी आइस ऐड कर देते हैं। क्या ये इतनी ज़्यादा बर्फ़ डालना इन जूसेस नुकसानदेह है? क्योंकि गर्म पानी या वार्म वाटर या वार्म जूसेस तो हम, मेरे ख्याल से हमारी तरबियत ही नहीं है कि हम इस्तेमाल करें। बिल्कुल, बेसिकली जो ठंडा और गर्म का कंसेप्ट है ये साइंस में कहीं ऐसा सच नहीं पाया जाता। एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का पाया जाता है। जो आइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम करते हैं उससे ये होता है कि एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात जिस तरह से हमने की, तो वो एक स्टबन, मतलब जो आपकी बॉडी में एज सच है वो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट नहीं करेगा, स्लो डाउन करेगा। आप आइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, हॉट बेवरेजेस जितने हैं आप गर्म पानी इस्तेमाल करें, कहवा इस्तेमाल करें, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करें। डिहाइड्रेट, इवन कूलिंग इफेक्ट के लिए आप ये भी कर सकते हैं। 1 लीटर गर्म पानी के अंदर आप कार्डेमम ऐड कर सकते हैं, इलायची का पाउडर ऐड कर सकते हैं, सौंफ का पाउडर ऐड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा मजहर, माहिर ग़िज़ाइयत, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, गर्मी के मशरूबात के हवाले से बात कर रही थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। कोयटा में 19 साल बाद नेशनल गेम्स का मेला सजा हुआ है, जहां खिलाड़ियों के दरमियान इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर मेडल हासिल करने के लिए एक दूसरे का मुकाबला करते दिखाई दे रहे हैं। नेशनल गेम्स में मुल्क भर के खिलाड़ी और 32 मुख्तलिफ खेलों में यहाँ पर हमें हिस्सा लेते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और नेशनल गेम्स पॉइंट्स टेबल पर आर्मी की बालादस्ती बरकरार है। वाबडा दूसरे नंबर पर है। माहूर शहजाद हमारे साथ आज मौजूद है, नामवर खिलाड़ी हैं और नेशनल गेम्स में वाबडा की नुमाइंदगी कर रही हूँ और अब तक 3 गोल्ड मेडल्स भी हासिल कर चुकी हैं। उन्हीं से बात करते हैं। माहूर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। कोयटा में इतने लंबे अरसे बाद नेशनल गेम्स हो रही हैं, आप उनका हिस्सा बन रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, आई एम श्योर अच्छा लग रहा होगा। जी बिल्कुल अच्छा था। वहाँ पे अगर सिक्योरिटी देखी जाए तो सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी थी, इंतजाम भी काफ़ी अच्छे थे और जो हमारा बैडमिंटन का कंपटीशन था वो 15 से स्टार्ट हुआ था और वो 19 मई को ख़त्म हो गया, जिसमें मैंने 3 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। वुमेन सिंगल्स में जीते हैं, वुमेन्स डबल्स में जीते और टीम इवेंट में। और वुमेन सिंगल्स और टीम इवेंट में ये दूसरी बार है कि मैंने नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले नेशनल गेम्स पेशावर 2019 में गोल्ड मेडल्स जीते थे मैंने।
ठीक है माहूर, और आपकी भी हम देख रहे हैं काफी कामयाबियां आप समेट रही हैं, उनके बारे में भी हमें बताएं। जी बिल्कुल, आई एम द फर्स्ट ओलंपियन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बैडमिंटन, और इसके अलावा मैं पाकिस्तान में पिछले मुसलसल 7 सालों से नेशनल बैडमिंटन चैंपियन हूँ। और मेरी यही कोशिश होती है कि जितने भी रैंकिंग टूर्नामेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, मैं उनको जीतूं। और अभी मेरा एम है कि मैं पाकिस्तान को पेरिस ओलंपिक्स 2024 में रिप्रेजेंट करूँ इंशाल्लाह। अच्छा, इंतजामात कैसे हैं, सहूलियात कैसी हैं, सिक्योरिटी यहाँ पर कैसी है? सिक्योरिटी यहाँ पे काफ़ी टाइट थी उधर। अभी तो मैं वापस कराची आ चुकी हूँ, तो सिक्योरिटी वहाँ पे काफ़ी टाइट थी और इंतजामात भी अच्छे थे। जो हमारे मैचेस थे वो प्रॉपर टाइम पे हुए। जो लाइन जजेस होते हैं तो उनको भी प्रॉपर ट्रैक सूट दिया गया था और एडमिनिस्ट्रेशन भी उनकी अच्छी थी। लेकिन बैडमिंटन में ये है कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज है अगर उसको क्वेटा में खेलें, क्योंकि क्वेटा में शटल बहुत फास्ट होती है। तो उस लिहाज से थोड़ी सी मतलब डिफिकल्टी फेस हुई थी, क्योंकि हम लोग नॉर्मल शटल से खेलते हैं और जैसे ही क्वेटा जाके खेलना पड़ता है तो वो शटल काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है, तो कंट्रोल नहीं होती। तो बहुत एहतियात से फिर खेलना पड़ता है अपने गेम पैटर्न को चेंज करके। तो मजीद अभी किन मुकाबलों में भी अभी आपकी शिरकत बाकी है? मैंने तो वापडा को सिर्फ बैडमिंटन में रिप्रेजेंट किया और हमारा बैडमिंटन का इवेंट खत्म हो चुका है। वो 15 मई से स्टार्ट हुआ था, 19 मई को खत्म हो गया है। और उसमें मैंने वुमेन सिंगल्स, वुमेन डबल्स और टीम इवेंट में गोल्ड मेडल लिया है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा, किस तरह से इसमें आना हुआ? जो एक्चुअली मेरे जो पापा हैं उन्होंने जूनियर लेवल तक बैडमिंटन खेला था, तो उसके बाद उन्होंने मुझे और मेरी बड़ी बहन को बैडमिंटन खिलाना शुरू किया। तो जब मैं 11 इयर्स की थी तो ऐसी फॉर फन स्ट्रीट्स पे बैडमिंटन खेलते थे। फिर जब 12 इयर्स की हुई तो पापा ने सनसेट क्लब थी, वहाँ पे मेंबरशिप ली। सुबह में पापा मुझे और मेरी बड़ी बहन को ट्रेनिंग कराते थे और शाम में जो कोच होते थे तो हम उनसे ट्रेनिंग लेते थे। तो जब मैं 13 इयर्स की थी, फर्स्ट टाइम मैंने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और उसका फाइनल मेरी बड़ी बहन के साथ आया था। और अनएक्सपेक्टेडली सबकी एक्सपेक्टेशंस को मतलब तोड़ के मैंने अपनी बहन को स्ट्रेट सेट्स में हरा के मैं 13 साल की उम्र में अंडर 19 की नेशनल चैंपियन बन गई थी। इसी तरह फिर मैं 19 इयर्स में सीनियर्स में पाकिस्तान नंबर 1 बन गई, 20 इयर्स में सीनियर्स में नेशनल चैंपियन बन गई और तब से लेके अब तक मुसलसल 7 सालों से नेशनल चैंपियन और पाकिस्तान नंबर 1 में ही। ठीक है माहूर, हम देख रहे हैं कि जो नेशनल गेम्स हैं काफ़ी अरसे बाद हो रही हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं जो डिपार्टमेंट्स सारे मौजूद वहाँ पर होते हैं, वापडा के हैं या फौज का डिपार्टमेंट, वहाँ पर प्लेयर्स आपस में खेल रहे हैं, उससे कितना अच्छा माहौल डेवलप होता है? और हमारे लिए जो इंटरनेशनल गेम्स हैं वहाँ पर जाने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं? कितनी ग्रूमिंग देखती हैं आप इसमें? मुझे लगता है कि मतलब ये नेशनल गेम्स एक हमारे जो पाकिस्तान है एक मुल्क के लिए काफ़ी बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होता है, क्योंकि इसमें सारे कॉम्पिटिशन्स एक ही वक्त में हो रहे होते हैं, एक ही जगह पे हो रहे होते हैं। और जो कहते हैं ना टीम स्पिरिट, वो देखने में आती है, क्योंकि कोई इंडिविजुअल नहीं खेल रहा होता, सब लोग अपनी टीम्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मैं कोई इंडिविजुअल माहौर शहजादी थी, मैं वापडा को रिप्रेजेंट करी थी। तो इस तरह एक हेल्दी कंपटीशन देखने में आता है और प्लेयर्स को भी खेलने में मजा आता है, क्योंकि एक टीम स्पिरिट मौजूद होती है। और अगर इस तरह के मजीद और कॉम्पिटिशन्स होते रहेंगे तो क्योंकि जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो प्लेयर्स को होता है उन्होंने ट्रेनिंग करनी है और एक हाई लेवल ऑफ गेम देखने को सामने आता है। तो इसी तरह जितने ज्यादा प्लेयर्स को कॉम्पिटिशन्स मिलेंगे तो उतना ज्यादा उनका गेम लेवल इंप्रूव होगा और उसके बाद वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जाके परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा माहौर, जिस तरह से आप अपनी जर्नी के बारे में बता रही कि बड़ी कम उम्र से आपने स्टार्ट किया, आपकी फैमिली का बड़ा सपोर्ट आपको रहा, गवर्नमेंट किस तरह से फैसिलिटेट कर रही है उन खिलाड़ियों को जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, खासकर खवातीन की बात कर रही हूँ, और बैडमिंटन की फील्ड में इंटरनेशनली आप समझती हैं कि उतने मौके मौजूद हैं? कब रिकग्निशन पाकिस्तान को मिल पड़ेगी आलमी सतह पर और उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, गवर्नमेंट से तो ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है। हमारी जो फेडरेशंस को पहले ग्रांट्स मिल रही थी तो वो भी अब जो है ना बंद हो चुकी हैं, मतलब 3-4 सालों से बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। तो गवर्नमेंट की लेवल पर सपोर्ट नहीं है। फेडरेशंस अपने तहत कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भी यही कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है तो हम आपको कहाँ से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भेजें, हम कहाँ से कैंप लगाएं। तो जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी, फंड्स नहीं होंगी, तो कोई भी फेडरेशंस किसी प्लेयर्स को बाहर नहीं भेज सकती, टूर्नामेंट्स नहीं करा सकती। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही है कि हमारा जो लास्ट कैंप लगा था तो 2016 में लगा था, उसके बाद कोई कैंप ही नहीं लगा क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो माहूर आप फिर ये समझते हैं कि गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं करेगी या कोई भी इदारा सपोर्ट नहीं करेगा तो उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है कि बैडमिंटन को भी उस तरह से रिकग्निशन मिले आलमी सतह पर? जो प्लेयर्स हैं वो तो इस तरह से फिर स्पोर्ट को छोड़ते जाएंगे।
जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं मिलेगी तो मतलब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बैडमिंटन एक वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। आपकी जो एक शटल का डब्बा है वही 4000 के, आपकी एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर ही 2000 की शटल्स तो यूज हो जाती हैं। और जो हमारे प्लेयर्स हैं वो उतना मतलब कहाँ से अफोर्ड, मैं तो चले अल्हम्दुलिल्लाह एक वेल फैमिली बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे इतना मसला नहीं होता, लेकिन हमारे बाकी के प्लेयर्स हैं तो वो लोग यही कहते हैं कि मतलब शटल्स इतनी एक्सपेंसिव है, रैकेट्स इतने एक्सपेंसिव है, शूज इतने एक्सपेंसिव है, तो वो लोग कहाँ से अफोर्ड करें। तो जब तक कोई प्राइवेट लेवल की स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी बैडमिंटन में या गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी तो तब तक पाकिस्तान का ऊपर वर्ल्ड में बैडमिंटन में जाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कंप्लीटली इम्पोर्टेंट। ठीक है। अच्छा माहूर बताइएगा, गोल्ड मेडलिस्ट आप हैं, बड़ी प्रैक्टिस ऑब्वियसली करती होंगी, कितने तरबियत याफ्ता यहाँ पर ट्रेनर्स भी मौजूद होते हैं? खासकर उन खवातीन के लिए, बच्चियों के लिए पूछना चाह रही हूँ जो कि इस फील्ड में आना चाहती हैं, नाम बनाना चाहती हैं। देखिए हमारे पास जो फैसिलिटीज है ना वो बहुत कम है। कराची में तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर आप पब्लिक फैसिलिटीज की बात भी करें तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक नेशनल कोचिंग सेंटर है, एक नाजमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक सेंट स्पोर्ट्स बोर्ड होगा, तो मुश्किल से 3-4 पब्लिक कोर्ट्स हैं। और मेरे पास काफी लोगों के मैसेजेस आते हैं, वो पूछते हैं कि हम लोग कहाँ पे जाएं, किससे ट्रेनिंग करें। तो पाकिस्तान में जो नंबर ऑफ कोचेज हैं वो ही मुश्किल से कोई जो अच्छे होंगे वो 1 से 2 होंगे। तो मतलब क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा कम है, लोग बहुत ज्यादा है जो खेलना चाहते हैं, तो इसलिए मसले हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोगों को जो है वो फैसिलिटीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल गेम्स माहूर शहजाद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके आने वाले मैचेस के लिए भी। इंशाल्लाह कल अपने नाज़रीन से दोबारा मुलाकात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।